ओके बच्चा बड़ी यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे मैथ्स में सेट्स से, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर फॉर 9th स्टेट बोर्ड। और इसमें हम डिफरेंट चीजों को देखेंगे। तो सेट क्या होता है पहले वो देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज बेसिकली अ सेट, कितने टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं, वेन डायग्राम्स क्या होता है, इक्वल सेट, यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। सो ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो एक सेट होता क्या है। सेट वो चीज होता है जिसको हम मतलब समझ लो मैं बोल रहा हूँ कि अ सेट ऑफ फ्लावर्स, अ सेट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो मतलब दो फूल, चार फूल, पांच फूल, गुलाब का फूल या गेंदे का फूल, ये सब हो जाएगा, है ना। अ सेट ऑफ बुक्स, अ सेट ऑफ बुक्स, तो बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है। मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अ सेट ऑफ बेंचेस, अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। जिन चीजों की हम गिनती कर सकें उनको अपन बोलेंगे सेट्स, ठीक है। ओके सो जैसे यहाँ पे है आपका देखो फ्लावर बॉकेट, ठीक है। तो गुलदस्ता है फ्लावर का, ठीक है। तो इसको अपन सेट बोल सकते हैं। a flower bucket can this, so this is a different type of flower, this is a different type of flower and so on and so forth। तो बहुत सारे different types of flowers हैं। तो flower bucket is basically a set। bunch of keys, तो यहाँ पे देखो अलग अलग keys हैं, तो this is also a set। flock of birds, तो यहाँ पे this is also a set। pile of notebooks, तो आपने किसी नोटबुक में साइंस के नोट्स बनाए होंगे, किसी नोटबुक में मैथ्स के नोट्स बनाए होंगे। सो दिस इज पाइल ऑफ नोटबुक्स। अगर हम नंबर्स देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स। सो ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट, ऑल दीज आर सेट्स, ठीक है। We use special word for each of the collection given above। In all the above examples, we can clearly list the objects of that collection। We call that collection of such objects as set। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। नाउ ऑब्जर्व द कलेक्शन। अभी देखो, सेट की बात जब हम कर रहे हैं ना, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी इस चीज को समझो, अगर मैं बोलूं कि जैसे तुम्हारे स्कूल में, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ क्लास 9, कितने सेक्शन है तुम्हारे? चार बोला, तू बोल रहा है दो, अच्छा तेरा तेरा दो है, चलिए तो छह, छह टोटल हो गए, है ना। और मतलब एवरेज कितना है हर एक क्लास में, हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स? 14, 40। तो 6 into 40, तो ये कितने हो गए भाई साहब? 240, 240 स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली समझ लो 240 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या इन 240 स्टूडेंट्स का आप एक क्लास मतलब एक सेट बना सकते हो? आयुष मुनकर, नैमिष मुनकर और पता नहीं कौन कौन, ठीक है। सो कैन यू मेक अ सेट आउट ऑफ दिस? इट्स अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स। अभी तो will this qualify for a set if I say that children of class 9 of Rayat school? तो will this form a set? ठीक है, सबके नाम लिख दो भाई साहब, तो एक सेट बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं हैप्पी चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रन या सैड चिल्ड्रन, तो तब तुम सेट नहीं बना सकते, ठीक है, तब तुम सेट नहीं बना सकते। अभी देखो कैसा है कि समझ लो आयुष को स्कूल जाना अच्छा लगता है, नैमिष को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। या स्कूल में किसी एक पीरियड को उसको अच्छा नहीं लगता है, तो उस पीरियड में वो सैड हो जाता है, ठीक है। वो टीचर उसे पसंद नहीं है, तो उस टीचर से उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसा सैडनेस का रीजन कुछ अलग अलग हो सकता है। दिस विल बी अ प्रॉब्लम, इसका सेट नहीं बन सकता। क्योंकि देखो, हो सकता है कोई घर वालों से परेशान है, इसीलिए वो दुखी है, स्कूल से नहीं, लेकिन घर वालों से दुखी है, तो दैट पर्सन। तो इस तरह से अगर मैं बोलूं हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज या हैप्पी चिल्ड्रन इन द स्कूल, तो इसका सेट नहीं बन सकता भाई, इसका सेट नहीं बन सकता, ठीक है। क्योंकि आपने इसको इमोशन से जोड़ दिया है। अभी कौन हैप्पी है कौन सैड है, इसका क्या कैसे सेट बनाओगे, ठीक है। दिस इज क्योंकि हैप्पीनेस या सैडनेस, तुम स्टूडेंट हो ये सत्य है, तुम 9th के स्टूडेंट हो, कम से कम ये एक साल का तो सत्य है ना। तुम रयात स्कूल के हो, ये भी सत्य है, ठीक है। लेकिन तुम अभी, तुमको गुलाब जामुन मिल गया 5, तुम खुश हो गए, और तुमको एक कस के थप्पड़ मिल गया तो तुम दुखी हो गए। तो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा तुम्हारा खुशी होना या दुखी होना बड़ा मोमेंट्री है ना। सो कभी खुशी कभी दुखी हो रहे हो, ऐसे एक दिन में तुम कितनी बार खुश हो जाते हो, कितनी बार दुखी हो जाते हो, है ना। तुम्हारा मनचाहा कोई चीज अगर नहीं होता है तो तुम सैड फील करते हो, तुम्हारे मनचाहे चीज के या बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस कोई चीज तुम्हें मिल जाती है तो तुम खुश हो जाते हो। सो दीज आर बेसिकली इमोशंस विच आर फ्रीक्वेंटली वेरिंग थ्रू आउट द डे। तो इसीलिए कोई कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। जो आज हैप्पी है कल वो सैड हो जाएगा, जो कल सैड है वो कल हैप्पी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका सेट नहीं बना सकते। अगर मैं बोलूं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स,
अभी ये भी बड़ा अजीब है, ठीक है। कौन मान रहा है इन्हें ब्रिलियंट स्टूडेंट्स? जैसे मैं कोई टीचर हूं और मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ब्रिलियंट स्टूडेंट वो है जो क्लास में अटेंशन पे करे, जो अपना होमवर्क करे, जो कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव करे कि वो अच्छा स्कोर करे। दैट इज बेसिकली अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। कोई दूसरा टीचर है जो मान रहा है कि जिसके मार्क्स अच्छे आएंगे वही ब्रिलियंट स्टूडेंट। हो सकता है जिस दिन एक अच्छा स्टूडेंट एग्जामिनेशन देने गया उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गया या उसका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है। मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज, जैसे अगर समझ लो विराट कोहली किसी मैच में 0 पे आउट हो जाता है तो ही इज अ बैड बैट्समैन, ऐसा नहीं है ना। उसने बाकी सारे मैचेस में खेले हैं, अच्छा खेला है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उस एक मैच में उसका परफॉर्मेंस नहीं किया, दैट कैन नॉट ब्रांड हिम एज अ बैड बैट्समैन, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग लोगों का, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के अलग अलग विचारधाराएं, ठीक है। जो टॉपर है वही ब्रिलियंट है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जो मेहनत कर रहा है, जो कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, जो दिमाग लगा रहा है, वो भी ब्रिलियंट है। दैट पर्सन इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो क्लास चल रहा है, इधर इधर बात मत कीजिए, क्लास चल रहा है। ठीक है। सो दीज आर बेसिकली, तो आपका हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये सब आपके रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। कैसे किसी को ब्रिलियंट बोलोगे, कैसे किसी को हैप्पी बोलोगे, ठीक है। हैप्पी और सैडनेस, जैसे मैं बोलूंगा कि भाई दो लोगों में लड़ाई हो गई, ये जीत गया, ये हैप्पी, ये सैड, है ना, ठीक है। लेकिन समझ लो ये तुम्हारा बड़ा भाई है, चलो यार छोटे भाई से हार गए, मुझे खुशी है कि उसने मुझे हराया। जैसे समझो चेस का गेम चल रहा है, चेस खेल रहे हो तुम लोग दोनों, ठीक है। तुम्हारा छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, तो छोटा भाई जीत गया, बड़ा खुश है। हम जनरली सोचेंगे कि ये दुखी होगा, लेकिन शायद ये दुखी नहीं है, यार चलो छोटा भाई जीत गया ना, मतलब मेरे से अच्छा खेल गया, ठीक है, तो गुड, ठीक है, ही विल फील हैप्पी अबाउट इट। तो इस तरह से कौन कैसे हैप्पी फील करता है, कौन कैसे सैड फील करता है, ये अलग है, ठीक है। किसी किसी को मिठास पसंद नहीं है, आप 2 प्लेट गुलाब जामुन भी देखो खाएंगे, करेले की करेला बहुत खाएंगे भाई साहब, ठीक है। तो लोगों का हैप्पीनेस, किसी को करेला बहुत पसंद है, करेले की सब्जी बड़े चाव से खाएंगे, आपके सामने रख देंगे तो आप मुंह बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है। हैप्पीनेस और सैडनेस का फैक्टर रिलेटिव है। किसी को बारिश पसंद ही नहीं है, चिढ़ जाएगा बारिश में, ठीक है, और किसी को धूप पसंद नहीं है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग हैप्पीनेस या सैडनेस का फैक्टर है। लेकिन तुम रयात स्कूल के स्टूडेंट हो, तुम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, ये तुम्हारे लिए भी सत्य है, तुम्हारे आजू बाजू के लिए भी सत्य है, तुम्हारे स्कूल के लिए भी सत्य है ना, समझ में आ रहा है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। जिन चीजों का यूनिवर्सल ट्रूथ है उनका हम सेट बना सकते हैं, और जो चीजें कंपैरेटिव या रिलेटिव है उनका हम सेट नहीं बना सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? जो चीजें इमोशन से जुड़ी हुई है, इमोशंस आपका पर्सनल है, ठीक है। जो भी आपके इमोशंस है, जिस बारे में आप हैप्पी या सैड फील करते हो, वो आपका पर्सनल लुकआउट है। जरूरी है कि तुम जिस चीज में हैप्पी होते हो मैं भी उसी चीज में हैप्पी हूँ, ठीक है। तुम भाई साहब कोई कार्टून नेटवर्क देखकर हैप्पी हो रहे हो, मैं उसमें नहीं होऊंगा शायद। तुम यहाँ तो कोई गेम खेलकर हैप्पी हो रहे हो, ऑनलाइन गेम खेल के, मैं उसमें नहीं, मेरे को आता ही नहीं, तो मैं कैसे हैप्पी हूँ, ठीक है। सो दीज आर फैक्टर्स, सो वी कैन नॉट मेक सेट आउट ऑफ देम। ब्रिलियंट होना भी रिलेटिव, जितने भी रिलेटिव टर्म्स हैं उनमें हम सेट नहीं बना सकते। इन बोथ द एग्जाम्पल्स द वर्ड हैप्पी एंड ब्रिलियंट आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव मतलब आप कैसे बोल रहे हो कि एक स्टूडेंट ब्रिलियंट है, दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करके बोल रहे हो। आप कैसे बोल रहे हो कि आप हैप्पी है क्योंकि कोई और सैड है, आपको मालूम है कि अब सैडनेस क्या होता है, ठीक है। ओके, सो बिकॉज द एग्जैक्ट मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड टू बी हैप्पी एंड टू बी ब्रिलियंट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे लिए ब्रिलियंट स्टूडेंट वो है जो कॉन्स्टेंटली प्रयास कर रहा है, ठीक है, उसका रिजल्ट ठीक है मैटर करता है, लेकिन मेरे लिए ब्रिलियंट स्टूडेंट वो है जो कॉन्स्टेंटली पढ़ाई से लगा हुआ है, ठीक है, दैट इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। लेकिन किसी और टीचर का मानना होगा जो स्कोर अच्छा कर रहा है भाई वो ब्रिलियंट है, ठीक है, कैसे भी करे। ओके, सो सी द एग्जांपल्स ऑफ गिवन बिलो एंड डिसाइड व्हेदर इट इज अ सेट और नॉट। डेज ऑफ अ वीक, क्या इससे सेट बना सकते हैं? डेज ऑफ अ वीक, हाँ, 7 डेज, तो क्या इससे सेट बन जाएगा? ये पूछा है आपसे, वेदर इज अ सेट और नॉट। मंडे संडे, मंडे ट्यूसडे से सैटरडे, तुम्हारे लिए भी संडे संडे है, मेरे लिए भी संडे संडे है ना, समझ में आ रहा है? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। कैन वी मेक अ सेट आउट ऑफ दिस? यस वी कैन। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, क्यों? हाँ, तो ब्रेव मतलब क्या हो गया? रिलेटिव टर्म हो गया, ठीक है। जैसे मेरे लिए ब्रेव कौन है?
मेरे लिए ब्रेव वो स्टूडेंट है जो अपने मतलब अभी यार ऑनलाइन गेम खेलना है, रील्स देखना है, ये सब छोड़ के जो पढ़ाई करे, इन सब इमोशंस को दबा के जो पढ़ाई कर सके, ठीक है। हमारे अंदर की एक लड़ाई होती है, उस लड़ाई को अगर हम जीत लेते हैं तो मेरे हिसाब से वो ब्रेव है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ह्यूज इम्पल्स, मुझे मोबाइल दिया गया है और मुझे नेट कनेक्शन भी है, चाहे तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर सकता हूँ गेम खेलकर, कोई कुछ बोलेगा नहीं, चुपके से मैं टाइम ऐसा स्पेंड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने मोबाइल को साइड में रखकर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। दैट इज अ ब्रेव डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन तुम्हारे कोलीग्स के लिए ब्रेव कौन होगा, कोई मैटर हो गया तो ये भाई साहब आगे धाम धूम मार के चले गए, ओ वाओ हाउ ब्रेव ही इज, ठीक है। किसी को मार मुर के चले आए आप तो आप बहुत ब्रेव हो गए। तो ब्रेव होना रिलेटिव है, मेरे लिए ये ब्रेव है। आपके जो कलीग्स हैं या आपके स्कूल के जो दोस्त हैं उनके लिए आप ब्रेव तब होगे जब आप किसी से मामला या मैटर कर लो, है ना। तो अलग अलग लोग अलग अलग ब्रेव की परिभाषाएं ले रहे हैं, तो ये एक रिलेटिव टर्म हो गया, दिस इज बेसिकली रिलेटिव टर्म। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दिस कैन नॉट बी अ सेट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र सेट होगा। कैसे बोलेंगे कि आप स्ट्रॉन्ग है, देखो जैसे समझ लो रायगढ़ पहाड़ के ऊपर आपका कोई फोर्ट है, ठीक है। अभी बारिश हो रही है, बारिश में अगर पहाड़ और धस जाए तो इस फोर्ट को डेंजर है, लेकिन कौन सा पहाड़ कब धस जाएगा। देखो मैं बोलता हूं कि जिस फोर्ट के दीवार बहुत बड़े हैं वो स्ट्रांग है, लेकिन कोई और हिस्टोरियन बोलता है कि अगर फोर्ट के सामने कोई आपने नदी रख दी है तो वो ज्यादा स्ट्रांग है। कोई और बोलता है कि भाई साहब फोर्ट अगर आपने पहाड़ पे बनाया है तो वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो अलग अलग हिस्टोरियंस की फोर्ट की जो स्ट्रांगनेस की डेफिनेशन है वो अलग अलग है। कोई बोलेगा कि अगर आपने कोई फोर्ट बनाया और उसको चारों तरफ से पानी से घेर दिया तो वो ज्यादा स्ट्रांग है, दुश्मन अटैक नहीं कर पाएगा। कोई और बोलेगा फोर्ट पहाड़ पे बनाया, जैसे शिवाजी महाराज के ज्यादा करके जो फोर्ट है वो पहाड़ पे है, तो पहाड़ पे चढ़ के कौन जाएगा भाई साहब उनसे लड़ने, तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए। कोई बोलेगा कि भाई साहब फोर्ट के सामने, फोर्ट के पास जो आर्मी आपने रखी है उससे स्ट्रांगनेस होता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग हिस्टोरियंस या अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से स्ट्रांगनेस को डिफाइन करेंगे। जैसे ब्रेव को भी, ब्रेव एक रिलेटिव टर्म है, वैसे स्ट्रांग भी एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। तो इसीलिए अपन इसका सेट नहीं बना सकते, इसका सेट नहीं बनेगा, ठीक है। मंथ्स इन अ ईयर ये सत्य है, जनवरी फरवरी मार्च, आपके लिए भी जनवरी है, मेरे लिए भी जनवरी, सबके लिए जनवरी। तो मंथ्स इन अ ईयर ये हो जाएगा भाई साहब सेट। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स 1 to 10 सत्य है भाई साहब, ठीक है। प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम, मरकरी वीनस और ये सबके लिए सत्य है, इससे सेट बन जाएंगे। तो इन सब के भाई साहब सेट बनेंगे, इन सब के सेट बनेंगे। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। सेट किसका बनता है किसका नहीं, ओके। तो सेट्स, if we can define definitely and clearly decide the objects of a given collection, then that collection is called a set, जिसको हम क्लियरली डिफाइन कर सके। जैसे तुम यहाँ पे क्लियरली डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि ब्रेव कौन है, मेरे लिए ब्रेव कोई और है, तुम्हारे लिए ब्रेव कोई और है, तो ब्रेव है कौन, ठीक है। समझ में आ रहा है, मेरे लिए ब्रेव वो है जो अपने, ठीक है, इधर उधर की चीजों को छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान दे पाए, ठीक है। या अगर स्पोर्ट्स में भी आप हैं तो जिस इंसान का जितना ज्यादा फोकस होगा किसी काम पे वो मेरे लिए ब्रेव है, क्योंकि वो अटेम्प्ट ले रहा है सारी चीजों को भूलकर उसी काम पे कॉन्सेंट्रेट करने का, और ये बड़ा काम है, ठीक है। जनरली हम सारी चीजों पे अपना मन हमारा डाइवर्टेड रहता है, वो सारे कनेक्शंस को तोड़कर सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे स्टडीज हो। तो इसके लिए मेरे लिए ये ब्रेव हो गया, लेकिन आपके लिए ब्रेव होगा किसी से मैटर कर लिया, किसी को चिल्ला कर बोल दिया, गाली दे दिया किसी को, ठीक है। तो ये ब्रेव, तो इसी तरह से ब्रेवनेस, स्ट्रांगनेस, ये सारे जो है आपके रिलेटिव टर्म्स हैं, इसीलिए इनका सेट नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अरे गहरे नथु खैरे को भी अगर आप उठाकर पूछो कि भाई साहब डेज ऑफ द वीक क्या हो, आज क्या दिन है, तो वो बोलेगा बुधवार, वेडनेसडे, है ना। किसी को भी राह चलते इंसान को भी, चाहे वो भाई साहब पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, वो भी बोलेगा बुधवार, वो भी बोलेगा वेडनेसडे। आपसे पूछो तो भी वेडनेसडे, तो कोई डिस्पैरिटी नहीं होगी, आज वेडनेसडे है तो है, ठीक है, सबके लिए है। आर वी क्लियर, ओके। तो जनरली द नेम ऑफ द सेट इज यू, तो हम जनरली आपके जो सेट के नाम होते हैं वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर जनरली शोन बाय स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू ए, इसको अपन बोलेंगे इक्विवेलेंट। तो ए सेट ए का एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने अगर यहाँ पे ए लिखा है और ए में ए बी सी डी, तो ये चार एलिमेंट्स हैं, है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, या बी
बिलोंग्स टू ए, या सी बिलोंग्स टू ए, या डी बिलोंग्स टू ए। अगर हम ई लिखेंगे, नो इट डजंट बिलोंग टू ए, ई नहीं है भाई साहब इसमें, ठीक है, या एफ हो गया, इट डजंट बिलोंग टू ए। क्या ये समझ में आ रहा है ये? ठीक है। सो इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी राइट एज ए बिलोंग्स टू ए, एंड इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी राइट एज ए नॉट बिलोंगिंग टू ए। ठीक है। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। तो आप एन मतलब क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये हो जाएगा आपका भाई साहब नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये आपका एन मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को अपन कैसे लिखते हैं? कैपिटल एन से। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर आपका वन से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट चलेगा, 1 2 3 4 इंफिनिटी। ठीक है। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या फर्क है? होल नंबर्स में जीरो इंक्लूडेड होता है, नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो होल नंबर स्टार्ट होता है आपका जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 4। सो दीज आर ऑल होल नंबर्स। होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर W, नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर N। ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई साहब? इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आप बीच में जीरो लिखोगे, इस साइड जब आ रहे हो तो पॉजिटिव, इस साइड जब आ रहे हो तो नेगेटिव। तो 1 2 3 ऐसे, -1 -2 -3 ऐसे। तो आपका इस तरफ भी इंफिनिटी है, इस तरफ भी इंफिनिटी है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। दीज आर बेसिकली क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, मतलब सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है। इसमें आपका भाई साहब डेसिमल भी आ जाएगा, डेसिमल भी आ जाएगा, फ्रैक्शन भी आ जाएगा, फ्रैक्शन भी आ जाएगा। ठीक है। और आपका भाई साहब जीरो भी आ जाएगा। ठीक है। ये सारे नंबर्स आ पाएंगे। आज सेट ऑफ रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स इसमें आ जाएंगे। जनरली आप इन तीनों से डील करते हो, यू मोस्टली डील विद दीज थ्री। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। तो आपके सेट को लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है। सो नाउ हाउ डू वी राइट अ सेट? तो एक ऐसा है जिसमें सारी चीजें जो भी सेट के अंदर है वो आपको क्लियरली दिखती हैं। ठीक है, यू आर क्लियरली एबल टू सी ऑल द थिंग्स विद इन अ सेट। सो इसको अपन क्या बोलते हैं? लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। ठीक है। सो इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन अ कर्ली ब्रैकेट। ऐसे ब्रैकेट में सारे एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। जैसे ए आपका एबीसी हो गया। सो दिस इज बेसिकली लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज रिटन ओनली वंस। एक चीज और, हमेशा सेट में आप एक ही बार चीज को लिखिए। जैसे अगर ए आप ऐसे नहीं लिखेंगे भाई साहब, बी सी। एक एलिमेंट को सेट में आप एक ही बार लिखेंगे। वन एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस इन अ सेट। ठीक है, ओनली वंस, ये इंपॉर्टेंट है। एंड सेपरेटेड बाय कॉमर्स। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इज नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जैसे द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अभी आप बिटवीन 1 and 10 कर रहे हैं, 1 और 10 के बीच में, तो इन दोनों नंबर्स को नहीं लेंगे, है ना? अभी इनके बीच में क्या क्या ऑड नंबर्स है देखो, व्हाट आर द ऑड नंबर्स दैट आर देयर? सो 3 5 7 and 9, these are the odd numbers। ठीक है। सो 3 5 7 and 9। ठीक है। 7 3 5 9 लिखा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 9 को पहले लिख दिया, 3 को। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जनरली ऑर्डर में लिखना चाहिए, लेकिन किस ऑर्डर में आप नंबर्स को लिख रहे हैं दैट डजंट मैटर मच। ठीक है, उससे ज्यादा मैटर नहीं करता है। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ओके। If an element comes more than once, then it is customary to write that element only once। अगर किसी सेट में दो, जैसे समझ लो यहाँ पे दो बार ए है, तो दो बार ए नहीं लिखेंगे आप, एक ही बार ए लिखेंगे उसको। ठीक है, यू आर सपोज टू राइट इट ओनली वंस। एग्जाम्पल इन द, जैसे अगर आपसे पूछा जाए फॉर्म अ सेट बाय द लेटर्स इन द वर्ड रिमेंबर। ठीक है, रिमेंबर, ये आपको एक सेट बनाना है जो भी इसमें लेटर्स ऑफ द वर्ड है। तो आप देखोगे यहाँ पे एम दो बार आया है, यहाँ पे ई दो बार आया है, तीन बार आया है ना, और यहाँ पे आर दो बार आया है। तो अब जब सेट बनाओगे तो क्या लिखोगे? आर ई एम एंड बी। यू आर नॉट गोइंग टू राइट टू एम्स, और यू आर नॉट गोइंग टू राइट टू आर्स, और यू आर नॉट गोइंग टू राइट थ्री ईज, और यू आर नॉट गोइंग, बी तो एक ही बार आया है। जब सेट बनाओगे इससे तो सिर्फ आर ई एम बी ही लिखोगे, ध्यान रखो। ठीक है, दो आर नहीं लिखोगे, या तीन ई नहीं लिखोगे, या दो एम नहीं लिखोगे। ठीक है, सेट में रेपिटेशन अलाउड नहीं है। सेट में आप किसी एलिमेंट का रेपिटेशन नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर है? ओके। रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बट राइट द जनरल एलिमेंट। जैसे समझो यहाँ पे कैसा है,
जैसे समझो यहाँ पे आपका कोई सेट ए है, ठीक है, सेट ए है, और सेट ए में क्या क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ओके, अभी ध्यान से देखो, ये क्या है, आपके नेचुरल नंबर्स हैं, अभी अभी आपने पढ़ा, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, एक्स, इसको रीड ऐसे करना है, सच दैट, ये वाला जो लाइन है ये सच दैट एक्स इज इक्वलेंट टू नेचुरल नंबर्स, मतलब एक्स एक नेचुरल नंबर है, और कहां से कहां तक है, ठीक है, एक्स आपका ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 10 है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्स कहां से कहां तक है, 1 से ग्रेटर है और लेस देन 10 है। तो ये वाला मेथड क्या होगा आपका, लिस्टिंग या रोस्टर मेथड, दिस इज लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, और ये क्या होगा भाई साहब, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, एंड दिस इज सेट बिल्डर मेथड, आर वी क्लियर, ठीक है। सेट बिल्डर मेथड को जब आप देखोगे, अभी इसको भूल जाओ, इसको मत देखो, इसको देखो, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, a इज इक्वल टू x such that x is equivalent to natural numbers, x is greater than 1 and less than 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये समझ में आ रहा है, तो a की वैल्यू हो गई ये, आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। b, x such that x is a prime number between 1 and 10, ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे b दिया हुआ है, b is equal to x such that x is a prime number between 1 and 10, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। तो 1 और 10 के बीच में नंबर्स क्या क्या है आपके, 2 3 4 5 6 7 8 9, प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, प्राइम नंबर 2 होगा, ठीक है, 3 नॉट डिविजिबल बाय एनीथिंग एल्स, किसी और के टेबल में जो ना है वो प्राइम नंबर है, 5 फिर क्या है आपका 7, क्योंकि 6 तो 2 से डिविजिबल है, प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी 2 से डिविजिबल है, प्राइम नंबर नहीं है, 8 भी 2 से डिविजिबल है, 9 भी 3 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 2 3 5 एंड 7, तो आपका बी, तो बी को अगर हम लिस्टिंग या रोस्टर मेथड से लिखेंगे तो ये आएगा, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा, ठीक है। सो लिस्टिंग और रोस्टर मेथड एंड रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड को हम ये बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो Q को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है P बाई Q, ठीक है, सच दैट P एंड Q, P और Q क्या है भाई साहब, दे आर इक्वलेंट टू इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट याद करो, ये 1 ये 2 ये 3, ऐसे क्या इधर, और इधर क्या है, -1 -2 -3, ऐसा चलता ही जाएगा, दिस इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंटीजर्स, इनमें से हमने सेट ऑफ इंटीजर्स लगाया हुआ है, P और Q दोनों भी क्या है, इंटीजर्स के बराबर, दे आर बोथ इक्वलेंट टू इंटीजर्स, ठीक है। क्लियर है, ओके, P बाई Q हो गया, तो P बाई Q इज इक्वल टू इंटीजर्स वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड दैट इज Q इज, ठीक है, P बाई Q सच दैट P और Q आर इंटीजर्स वेयर Q इज अ नॉन जीरो नंबर, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा पार्टी, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड में क्या है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन, तो आप देखो यहाँ पे डिवीजन, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन, ठीक है, तो आपका डी आ गया, आई आपका देखो यहाँ पे 2 बार है तो आप एक ही बार लिखोगे, वी, ठीक है, आई आपका यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो एक ही बार लिखोगे, वी आपका एक ही बार लिखोगे, एस आपका एक ही बार लिखोगे, ओ आपका एक ही बार लिखोगे, और एन, समझ में आ रहा है, भले ही आई यहाँ पे 3 बार है लेकिन आप लिखोगे एक ही बार, ठीक है। जब सेट बिल्डर, जब आप बेसिकली लिस्टिंग या रोस्टर मेथड में लिख रहे हो तो एक ही बार लिखोगे, ठीक है। y इज अ नंबर सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देखो आप यहाँ पे देखो y स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है तो टेकिंग अंडर रूट्स, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी
स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो ये हो गया +-3 और ये हो गया y। तो y की वैल्यू हो गई +-3। तो यहाँ पे y की वैल्यू हो गई भाई साहब -3 भी होगा और +3 भी होगा। ठीक है, तो b की वैल्यू हो गई -3 +3। ठीक है, ओके। z इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड लेस देन 30। मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का मल्टीपल भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो c की वैल्यू हो गई 5 का मल्टीपल। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। लेस देन 30 है भाई साहब। ठीक है, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड लेस देन 30। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से आपको लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स। अभी जैसे समझ लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो मतलब आपका नेचुरल नंबर क्या क्या है बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक जाएंगे आप। 15 से लेस है ना? ठीक है, अभी इवन इनमें से कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 10 12 14। 2 4 6 8 10 12 14, ये हो गया इवन नंबर। ठीक है, ओके। x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। 1 to 20 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4। 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 9। 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 16। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 25। तो अभी तो ये तो ज्यादा हो गया 20 से। तो 20 से बिलो आपके कौन कौन से स्क्वायर नंबर्स हैं? ये चार आपके स्क्वायर नंबर्स हो। ठीक है, लेस देन 20। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? 1 4 9 एंड 16। ठीक है, क्लियर है? ए ई आई ओ यू ये क्या है? वॉवल्स हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? c इज इक्वल टू x such that x is a vowel of English language। ठीक है, x is a vowel of the English language। ठीक है, y such that y is a color in the rainbow। ठीक है, तो कौन कौन से कलर्स हैं बोलो? विबग्योर लिख दो भाई साहब, है ना? विबग्योर, ये आपका भाई साहब रेनबो कलर्स है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ये आपके अलग अलग भाई साहब, इसको कलर्स में लिखना है आपको, मैं आपके शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके। x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -3। तो बोलो भाई साहब, देखो इंटीजर को अगर हम लिखते हैं ना, यहाँ पे इंटीजर क्या हो जाएगा? इंटीजर इज इक्वल टू, ये बीच में 0 होगा, 1 2 3 ऐसा जाएगा इधर, और इधर -1 -2 -3 -4 ऐसा जाएगा इधर। ठीक है, तो बिटवीन -3 एंड 3, ये -2 से लेकर 2 तक। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? p की वैल्यू हो गई कितनी? -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, ये हो गया p का वैल्यू। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा भाई? ओके, इसका बता सकते हो क्या होगा? ये नंबर्स क्या है? देखो क्यूब नंबर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो 1 का क्यूब करूँ, फटाफट देख कर ही समझ में आना चाहिए। 1 क्यूब कितना होगा? 1। 2 क्यूब कितना होगा? 8। 3 क्यूब कितना होगा? 27। 4 क्यूब कितना होगा? 64। 5 क्यूब कितना होगा? 125। वही तो है, देखो 1 8 27 64 125। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना है इसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो m is equal to x such that x is equivalent to n। ठीक है, ठीक है, सच दैट x is दिया हुआ है क्या? ठीक है, x is a perfect cube। x is a perfect cube। ठीक है, एंड x is equivalent to n। नेचुरल नंबर्स को इक्वल करता है। x is a perfect cube and x is equivalent to natural numbers। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। चलिए अभी नोटबुक्स निकालिए भाई साहब, फटाफट अपन सवाल करेंगे यहाँ पे। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से।
डन है भाई साहब? राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा भाई साहब? तो लेट्स से ए हमने सेट बनाया है इवन नेचुरल नंबर्स, 2, 4, 6, 8, ऐसा चलता ही जाएगा क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है, सो इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। ठीक है, चलिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 आपका पहला प्राइम नंबर होता है। ठीक है, सो 2, 3 भी एक प्राइम नंबर है। फिर 5, 7, 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, ठीक है, 12 नहीं होगा क्योंकि 3 और 4 के टेबल में आता है, 13, फिर 15 नहीं होगा, नहीं 3 और 5 के टेबल में आता है, नहीं 16 भी नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 17 किसी के टेबल में नहीं आता है। 18, 2 और 9 दोनों के टेबल में आता है, नहीं होगा। 19 किसी के टेबल में नहीं आता है। 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा क्योंकि 3 और 7 के टेबल में आता है। 22 भी नहीं होगा, 2 और 11 के टेबल में आता है। 23 आएगा भाई साहब, ठीक है, 23। 24 नहीं आएगा, 2 और 12 के टेबल में होता है। 25 5 के टेबल में आता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 26 भी नहीं आएगा, 2 और 13 के टेबल में आता है। 27 नहीं आएगा, 3 और 9 के टेबल में आता है। 28 2 और 14 के टेबल में आता है, नहीं आएगा। 29 आ जाएगा, ठीक है। 30 नहीं होगा, 31 होगा, 32 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा, 34 नहीं आएगा, 35 नहीं आएगा, 36 नहीं आएगा, 37 आएगा। 37 किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। फिर 38 आएगा, नहीं आएगा। 39, 39 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3 और 13 दोनों के टेबल में आता है। 3 13 से 39 होता है। 40 नहीं आएगा, 41 आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। 42 नहीं आएगा, 43 यस, ठीक है। 44 नहीं आएगा, 45 भी नहीं आएगा, 9 और 5 दोनों के टेबल में आता है। 46 नहीं आएगा, 47 यस, 48 नहीं आएगा, 49 नहीं आएगा, क्यों? 7 के टेबल में आता है, ठीक है। बस ये हो जाएगा आपका सेट। दिस विल बी द एंटायर सेट। सेट ऑफ, अभी देखो इसमें से इवन प्राइम नंबर्स निकालना है, सॉरी ये आपका सेट नहीं होगा, ये तो आपके प्राइम नंबर्स हो गए। अभी इनमें से इवन प्राइम नंबर्स निकालना है। देखो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, क्या है वो? 2, बाकी सब ऑड प्राइम नंबर्स ही, ठीक है। सो हमको ये मालूम होना चाहिए देयर इज ओनली वन even prime number, there is only one even prime number which is equal to 2, ठीक है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब? ए, लेट्स से ए इज, और ये हो गया आपका 2। मैंने आपको इतना लंबा दिखाया है, लेकिन इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। प्राइम नंबर्स कैसे निकालते हैं वो दिखाया मैंने आपको, लेकिन इस तरह से आपका सेट बन जाएगा। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे बोलो?
देखो -1, -2, -3 ऐसा चलता जाएगा। दिस इज बेसिकली सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो सी हो गया आपका सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। लेट्स से सी नाम दे दिया, आई नाम दे दिया, जो भी देना है। 7 बेसिक साइंस ऑफ सुर, सुर सरगम। भाई साहब आपके भाता श्री जिसमें माहिर है, क्या है? सारे गा मा पा धा नी, पा धा नी ना, फिर से सा आ गया ना। तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? डी हो जाएगा क्या? सा रे गा मा पा हा, धा बोलते हैं ना, नी, फिर से सा नहीं लिखेंगे, रिपीटेशन नहीं होगा। तो कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बोला है ना, 7 बेसिक साउंड ऑफ सुर। ठीक है। राइट द फॉलोइंग सिंबल सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स लिखना है। तो यहाँ पे क्या, क्यू मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर्स ना। क्यू मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर्स। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? इसको अपन लिखेंगे 4/3 बिलोंग्स टू द set of rational numbers। 4/3 belongs to the set of rational numbers। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। -2 is not equivalent to n। इसका मतलब क्या है? -2 does not belong to the set of natural numbers। -2 doesn't belong to the set of natural numbers। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब यहां पे आता है p is equal to p dash such that p is an odd number। p is an odd number। p such that p is an odd number। बताइए क्या हो जाएगा? p odd number मतलब, अरे बोलो बोलो, क्या होगा ऑड नंबर्स? 2, सॉरी इवन नंबर्स हो गए। तो 1 3 5 7 ऐसा चलता जाएगा। ऑल दीज आर ऑड नंबर्स, है कि नहीं? क्लियर है? ओके ओके ओके। राइट एनी सूट सेट बाय लिस्टिंग एंड बाय रूल मेथड। कोई भी दो सेट्स लिखो लिस्टिंग या रूल मेथड से। तो लिख दो भाई साहब कोई भी। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे ए ई आई ओ यू, तो ये हो गया भाई साहब आपका लिस्टिंग मेथड, है ना? लिस्टिंग मेथड। अभी इसी को अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एक्स इज द वॉवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका रूल मेथड। दिस इज रूल मेथड। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? दिस इज रूल मेथड। क्लियर है? क्लियर है? ओके। दूसरा कोई सेट, दो सेट लिखने हैं ना भाई साहब, तो बी आप लिख दो। जैसे बी अगर आपको लिखना है 1 2 3 4 5। अभी ये हो गया आपका क्या? लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड का दूसरा नाम क्या है? लिस्टिंग मेथड का दूसरा नाम है रोस्टर, रोस्टर मेथड। ठीक है, ओके। रूल मेथड का दूसरा नाम क्या है? सेट बिल्डर मेथड। तो इसी को अगर आपको लिखना है बी वाई ले लो, वाई सच दैट वाई इज इक्वलेंट टू नेचुरल नंबर्स। और कहां से कहां तक? 1 से 5 तक। ओके, अभी देखो कैसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से ग्रेटर भी है और 1 को इंक्लूसिव भी कर रहा है। ये जब डंडी आप खींचते हो तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, एंड लेस देन 6 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज लिस्टिंग और रोस्टर। तो ये हो गया आपका रूल मेथड और सेट बिल्डर। रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिस्टिंग मेथड। ऑल मंथ्स ऑफ द इंडियन सोलर ईयर। ये मेरे को भी नहीं मालूम, मालूम है तुमको? इंडियन सोलर ईयर, आषाढ़ भद्र सावन, ये मालूम है? हाँ हाँ, बोलो क्या है? चलो लेट्स से अगर पूरा मालूम है तो बोलो। 12 12 महीने। तो लेट्स से आप यहाँ पे सेट ए बना रहे हो, ये क्या हो जाएगा? आषाढ़, है ना? चैत्र, ओके चैत्र। चलिए भाई साहब चैत्र और
हाँ, आषाढ़ लिखा, सावन। अच्छा चलिए भाई साहब, सावन और हाँ भाद्र। मुझे मालूम नहीं, ये आप अपने से करिएगा, ठीक है। 12 महीने हैं ये, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इंडियन कैलेंडर सिस्टम में जो है, ठीक है। लेटर्स इन द वर्ल्ड कॉम्प्लीमेंट, ओके। ये आपको दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट, MENT। बहुत ध्यान देना है आपको किसमें क्या, कि आपका रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। तो लेट्स से हम इसमें से सेट बना रहे हैं, ठीक है। सी को एक बार सिलेक्ट किया और सी है यहाँ पे नहीं है, चलिए। फिर ओ को आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया और ओ है नहीं है, ठीक है। एम को आपने एक बार सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे एक और एम है, उसके लिए भी एक ही एम लिखेंगे आप, ठीक है। टी एक बार सिलेक्ट कर लिया और नहीं है। एल, ठीक है, एक बार सिलेक्ट कर लिया आपने और नहीं है। ई आपका 2 बार है, ठीक है, तो उसकी जगह पे आप एक ही ई लिखेंगे। रेपिटेशन सेट में अलाउड नहीं होता है। फिर एन एंड देन फाइनली यू हैव टी, ठीक है। सो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, क्या क्या है भाई साहब सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो आपके ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स क्या हो जाएगा, तो लेट्स से आपका सेट बी, तो दिस विल बी आईज, नोज, ठीक है, ईयर और टंग। नहीं, टीथ सेंसरी ऑर्गन नहीं है। फिर आपका स्किन, ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं आपके, ठीक है। आईज, नोज, ईयर, टंग एंड द स्किन, 1 2 3 4 5, 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। सेट ऑफ प्राइमरी नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, तो प्राइमरी नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। 1 तो प्राइमरी नंबर है नहीं, पहला 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर सीधा 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करके पूरा लिखना पड़ेगा। सी इज इक्वल टू, क्या क्या कॉन्टिनेंट्स है बोलो, एशिया, ठीक है। फिर नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। फिर हो गया भाई साहब आपका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। फिर हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। फिर फिर और क्या हो जाएगा बोलो, एशिया, यूरोप, यूरोप। और क्या हो जाएगा बोलो, यूरोप। हाँ, 7 कॉन्टिनेंट्स है ना। सातवां कौन सा होगा यार, भूल रहा हूँ मैं। एशिया, नॉर्थ अमेरिका, हाँ एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका, करेक्ट करेक्ट, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका, ठीक है। 6 कॉन्टिनेंट्स है, देयर 6 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। ओके, राइट द फॉलोइंग यूजिंग रूल मेथड, तो आपको भाई साहब रूल मेथड में लिखना है इसको, ठीक है। चलिए भाई साहब पहला सेट उठाते हैं अपन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे पहला सेट क्या है, ए, विच इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 36 49, ठीक है, 81 100। देखो ये क्या है, 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, कहां तक जा रहा है 10 का स्क्वायर, है ना। तो आप इसको रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, a is equal to x such that x is a perfect square, x is a perfect square, ठीक है। x भाई साहब परफेक्ट स्क्वायर है, एंड x की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे लिखना है देखो, x such that x is equal to
लेट्स से हम यहाँ पे n का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, n का स्क्वायर सच दैट, वे यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू n एंड एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10, है ना भाई साहब। अभी देखो यहाँ पे n की वैल्यू जब 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर। n की वैल्यू जब 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 4। n की वैल्यू जब 3 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 9। ऐसा चलता जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए यहाँ पे है आपका भाई साहब सवाल, b इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। बताइए इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। ये क्या है, 6 का टेबल है कि नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू y सच दैट y इज इक्वल टू 6n लिख दो, ठीक है, 6n, 6 इंटू n। अभी ये n कहां से कहां तक है, n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स, है ना, एंड और क्या लिखेंगे भाई साहब, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 8, है कि नहीं। देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 एंड फाइनली 6 8 जा 48, ठीक है। इस तरह से आपको सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखना है, ओके। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब, C इज इक्वल टू स्माइल, SMILE, इसको क्या लिखोगे भाई साहब, अरे सिंपल, इसको क्या लिखोगे, ये तो सबसे सिंपल है भाई साहब, इसमें तो कोई दिमाग भी लगे लगाना पड़ेगा। तो C इज इक्वल टू X such that X is a letter of the word smile. X is a letter of the word smile, ठीक है, क्लियर है, ओके। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, चलिए बताइए डी का क्या लिखेंगे, D is equal to Y such that Y is a day of the week. Y is a day of the week. समझ में आ रही है, सिंपल, ओके। AET, बताइए भाई साहब, अभी देख रहे हैं कितना आपको भाई साहब, X is equal to AET, इसको क्या लिखोगे, इससे एक वर्ड बनाने की कोशिश करो ना, ईट, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, X is equal to X such that X is a letter of the word eat. X such that X is a letter of the word eat. समझ में आ रही है। तो ये था आपका भाई साहब पहला एक्सरसाइज। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट। सिंगलटन सेट हमको किसको बोलते हैं भाई साहब, व्हाट इज अ सिंगलटन सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। तो ए की वैल्यू जैसे क्या है 2, ठीक है, जीरो, देखो जीरो भी ना एलिमेंट होगा, अगर किसी सेट में ना जीरो है तो वो भी एलिमेंट होगा, इसको हम बोलेंगे इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है, ओके। सो एनी सेट विच हैज गॉट ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज अ सिंगलटन सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट और नल सेट जिसमें कोई, तो इसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं या ऐसे डिनोट करते हैं। इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट व्हिच सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन देन इट इज कॉल्ड अ नल सेट। नल सेट और जीरो वाले सेट में डिफरेंस है, जीरो वाले में एक एलिमेंट है लेकिन जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको अपन बोलेंगे नल सेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो बी दिया हुआ है, बी एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है नहीं, 1 पहला, 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर है। क्या 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आ रहा है, हाँ 2 और 3 के बीच में 2.5 आएगा, लेकिन 2.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए हम बी को क्या लिखेंगे, एज अ नल सेट, और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। फाइनाइट सेट, आपने अभी देखा कि कुछ सेट हम ऐसे बनाते हैं जो चलते ही जाते हैं भाई साहब, खत्म नहीं होते, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो खत्म हो रहा है सेट, दिस सेट इज एंडिंग, ठीक है। इसी तरह से ये वाला सेट भी एंडिंग हो रहा है। जहां पे कुछ ऐसा सेट हो, जैसे समझ लो आप, आपने भाई साहब यहाँ पे लिख दिया
ये वाला सेट जैसे एंडिंग होता है तो इसको अपन बोल रहे हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। अगर समझ लो इनफाइनाइट सेट क्या है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अनलिमिटेड, जैसे नेचुरल नंबर का सेट भाई सब चलता ही जाएगा। अगर मैंने होल नंबर का सेट लिखा तो ये कैसा है, दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट, 0 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे मैंने इंटीजर्स का सेट लिखा तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 ऐसा इधर चलता जाएगा, -1 -2 ऐसा इधर चलता जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा पार्टी? ओके ओके ओके। तो राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिस्टिंग मेथड एंड क्लासिफाई इट एज अ फाइनाइट और एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। लिस्टिंग मेथड में लिखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज एन ऑड नंबर। तो ये भाई साहब क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है। तो क्या है भाई साहब, नेचुरल नंबर्स में ऑड क्या क्या हो जाएंगे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 3 5 7 चलता ही जाएगा भाई साहब, ये इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है देखो, b इज इक्वल टू x सच दैट, तो b इज इक्वल टू x such that x is equivalent to natural numbers and 3x minus 1 is equal to 0। अभी इसमें आते हैं, ठीक है। 3x minus 1 is equal to 0, तो अभी पहले इस इक्वेशन को निपटाते हैं। 3x minus 1 is equal to 0, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, 1। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, 1/3। अभी 1/3 नेचुरल नंबर है क्या, नो, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। और तुम्हारा यहाँ पे कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, लेकिन 1/3 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हारे गिवन कंडीशन पे कोई सेट बन ही नहीं सकता। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू दिस और दिस। क्या ये समझ में आ रहा है, दिस विल बी अ नल सेट, ठीक है। तो यहाँ पे है भाई साहब आपका क्या, c इज इक्वल टू x such that x is equivalent to natural numbers and x is divisible by 7, x is divisible by 7, ठीक है भाई साहब, क्लियर है, क्लियर है। ओके, इसको कैसे करेंगे भाई साहब, x is equal to natural numbers and x is divisible by 7, ठीक है। ओके, तो डिविजिबल बाय 7 मतलब क्या हो जाएगा, 7 का टेबल है ना, क्या आ जाएगा बोलो यहाँ पे, 7 1 7, ये एक नेचुरल नंबर है और डिविजिबल बाय 7 भी है, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, ऐसा चलता ही रहेगा। तो बेसिकली 7 का टेबल है और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ पे आते हैं, देखो d इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे दो आ गए, देखो a b दो एलिमेंट्स है, ठीक है। a और b दोनों भी क्या है, दे आर इक्वल टू होल नंबर्स, मतलब जीरो की भी संभावना है यहाँ पे। और यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 9। बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, 9 मतलब समझ लो अगर मैंने जीरो लिया, a को जीरो लिया तो b की वैल्यू क्या आएगी बोलो, 9 ना। यहाँ पे तुम्हारा क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 9, तो एक आपका हो गया क्या, एक जोड़ी बन गई 0 9 की, है ना। यहाँ पे देखो सेट को अगर हम लिखते जाए, d जोड़ी बना रहे हो ना, तो एक हो गया आपका 0 9, ठीक है। दूसरा 1 अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे क्या है 8, ये भी 9 देगा, तो दूसरा जोड़ी बन गया 1 और 8, ठीक है। तीसरा जोड़ी बोलो 2 और 7, तो ये भी आपका 9 बन रहा है, तो 2 एंड 7, ठीक है। चौथा जोड़ी क्या हो जाएगा बोलो, 3 एंड 6, ये भी 9 बना रहा है, तो ये हो गया 3 एंड 6, ठीक है। पांचवा जोड़ी क्या हो जाएगा, 4 एंड 5, ये भी 9 बना रहा है, तो 4 एंड 5। अब क्या होगा उल्टा, अभी 5 4 है ना, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 4, ये रेपिटेशन नहीं है, ये रेपिटेशन नहीं है, ठीक है। फिर क्या है भाई साहब आपका, क्योंकि a की वैल्यू अलग ली है आपने, ठीक है, 5 4, फिर आपका क्या हो जाएगा 6 3, फिर आपका क्या हो जाएगा 7 2, फिर आपका क्या हो जाएगा 8 1, फिर आपका क्या हो जाएगा 9 0, ये सब आपके भाई साहब हो गए, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली डी, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। देख लीजिए भाई साहब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 0 9 1 8 2 7 और फिर से भाई साहब ये, दिस इज बेसिकली डी। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस। ई की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू आई एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो x इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों भी इसके पॉसिबल हैं।
अभी यहाँ पे आते हैं, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 100। तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 एंड +10। ठीक है, -10 एंड +10, क्लियर है? ओके ओके ओके, ई की वैल्यू हो गई -10 एंड +10। ए बी इज इक्वल टू क्यू, ए बी की वैल्यू 11 है, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई साहब यहाँ पे। क्यू मतलब आपका रैशनल नंबर हो गया, इसमें फ्रैक्शन भी आ सकता है, डेसिमल भी आ सकता है, तो ये अनलिमिटेड हो जाएगा। देखो भाई साहब, इसमें पहला क्या लिख सकते हो तुम, जैसे 0 और 11 लिख सकते हो। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, 6 5 लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे तुमने लिख दिया 3.5 और 7.5, इसका सम भी तो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये भाई साहब एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर्स का 11 सम आना है, और ये आपके भाई साहब नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, सब आ जाएंगे। ठीक है, ओके, ध्यान रखना, आपका n मतलब क्या है, सब ये इनफाइनाइट सेट है। ये क्या है आपका, नेचुरल नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आते हैं आपके, 1 2 3, ये हो गया नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, ये किसका सेट है भाई साहब, होल नंबर्स का। ठीक है, होल नंबर्स में क्या क्या आते हैं आपके, 0 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये भाई साहब आपका क्या है, इंटीजर्स का सेट। तो ये हो गया 0 1 2 3 ऐसा इधर, और इधर क्या है भाई साहब आपका -1 -2 ऐसा इधर। ठीक है, क्यू मतलब क्या हो जाएगा, कुछ भी आएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें भाई साहब ये आपका क्या है, क्यू इज बेसिकली व्हाट, क्यू इज रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें आपके रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स में कुछ भी आएगा, जैसे आपका 0 4.5 -3/2। ठीक है, ये सारे आपके रैशनल नंबर, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, और आर मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में कुछ स्क्वायर रूट्स भी आ जाएंगे आपके। ठीक है, जैसे आपका √2। ठीक है, √5 0 1/2 3/2 ऐसा 5/3 कुछ भी। ठीक है, ओके, चलिए, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल if every element of set A is in set B and every element of set B is in set A। ठीक है, हर एक एलिमेंट इसमें है और हर एक एलिमेंट इसमें है, मतलब ये जब आपके इक्वल सेट हो जाएंगे। जैसे समझो यहाँ पे बोला जा रहा है ए। ठीक है, ए इज बेसिकली अ सेट x such that x is a letter, x is a letter of the word listen, x is a letter of the word listen। तो x को भाई साहब, हम a को कैसे लिखेंगे भाई साहब, हाउ विल बी राइट a, a is equal to L I S T E N। ठीक है, ओके, अभी b यहाँ पे क्या है, y such that y is a letter of the word silent, साइलेंट। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी SILENT, है ना। देखो यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, आई है, आई है, एस है, एस है, ई है, ई है, ई है, ई है, एन है, एन है। ठीक है, सो ए एंड बी भाई साहब आपके क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए, है ना। सो दीज आर बेसिकली इक्वल सेट्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, सेट ए की वैल्यू सेट बी के बराबर। ठीक है, ओके, अभी जैसे यहाँ पे आपको दे रहा है कि ए यहाँ पे, ये देखो ये वाला सेट देखो। ठीक है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स के बराबर है। ठीक है, और x की वैल्यू 0 से ज्यादा है लेकिन 10 से इक्वल और लेस है। ठीक है, ध्यान नहीं है तेरा। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी बोलो, 0 से ज्यादा, मतलब अभी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2, ये x की वैल्यू है, मतलब x, सॉरी आपका भाई साहब n होना चाहिए, n इज इक्वल टू n। चलिए खैर 1 2 3। ठीक है, और कहां तक जाएगा भाई साहब, 10 तक। अभी इसका डबल करना है, 2 4, क्यों डबल करना है, क्योंकि 2n दिया हुआ है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो,
2 1 2, 4 6 और 8, है ना, 2 4 6 और 8 यही हो जाएगा। लेस देन 10 है ना भाई साहब, x की वैल्यू क्या है, लेस देन 10 है, ठीक है। ओके, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, देखो ध्यान से देखो, n मतलब आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, ये छोटा सा n है, देखो n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, ये चलता जाएगा भाई साहब, है ना। और x क्या है, 2n है, लेकिन x की वैल्यू 0 से ज्यादा है और 10 से लेस है, तो इसका 2 करो, 2 इंटू 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, यहाँ पे 2 5 10, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्योंकि ये 10 से, यहाँ पे हाँ सॉरी ये भी आएगा ना बस, यस 10 भी आ जाएगा क्योंकि इक्वल टू है, 10 से ज्यादा नहीं आएगा, तो 12 आपके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो यू विल हैव टू स्टॉप हियर, ठीक है। तो आपका जो a का वैल्यू हो गया वो ये हो गया, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10, 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। ओके, अभी b की वैल्यू क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, b की वैल्यू भाई साहब क्या है, इवन नंबर है, b इज इक्वल टू y such that y is an even number, y is an even number, और क्या है बच्चा पार्टी, y is greater than equal to 1 and less than equal to 10, y is greater than equal to 1 and less than equal to 10, तो y की वैल्यू, b की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी बोलो, 1 इंक्लूसिव है ये, क्योंकि यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, अभी इसमें से इवन नंबर लेना है ना, तो भाई साहब इवन नंबर अगर हम लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 और 10, अब बताओ a और b इक्वल है क्या, इक्वल है, तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू b, ठीक है, a इज इक्वल टू b, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी जैसे समझ लो आपको यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है c दिया हुआ है क्या, 1 3 5 और 7, और दूसरा सेट दिया हुआ है d विच इज 2 3 5 एंड 7, आपसे पूछा गया है क्या सेट c और d इक्वल है, क्या इक्वल है, क्यों नहीं इक्वल है, इधर देखो इधर, इक्वल क्यों नहीं है, ध्यान दो ध्यान, इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 5 7 है, लेकिन ये वाला तो इक्वल नहीं है ना इन दोनों में, ठीक है, तो हम बोलेंगे c इज नॉट इक्वल टू d, जब सारे एलिमेंट्स एक सेट के दूसरे सेट के बराबर हो जाए तभी हम उनको इक्वल सेट्स बोलेंगे, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है क्या, 1 2 3, और b की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 2 3 4, क्या a और b बराबर हैं, नहीं है भाई साहब, b में 4 ज्यादा है, ये तो नहीं है उसमें, तो a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। ओके, चलिए इसमें आते हैं भाई साहब, a इज, अभी देखो यहां पे है आपका a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x आपका क्या है भाई साहब, एक प्राइम नंबर है, और क्या है भाई साहब, x इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, b इज इक्वल टू 11 13 17 19, क्या ये समझ में आ रहा है, x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11, 11 के बाद 13, 15 तो प्राइम नंबर नहीं है, फिर 17, फिर 19, तो a हो गया ये और b हो गया ये, आर दिस इक्वल सेट्स, यस दे आर, तो हम बोल सकते हैं भाई साहब a इज देयरफॉर इक्वल टू b, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए ये सवाल स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, a डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स, तो आपका भाई साहब a यहाँ पे दिया हुआ है x such that 3x minus 1 is equal to 2, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है, 3x minus 1 is equal to 2, इसको मैं इधर लेकर जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3x is equal to 2 plus 1, तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो a एक ऐसा सेट हो गया जिसमें एक एलिमेंट है 1, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी इसमें आते हैं, देखो b क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज इधर प्राइम और कॉम्पोजिट, तो या तो ये प्राइम है या तो कॉम्पोजिट है, सारे नंबर्स यही हैं, प्राइम या कॉम्पोजिट ही होंगे, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4, तो नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ना ही ये प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है, ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता, या तो किसी नंबर को प्राइम होना पड़ेगा या तो कॉम्पोजिट होना पड़ेगा, ठीक है, तो b आपका क्या हो जाएगा, b विल बी बेसिकली अ नल सेट,
नेचुरल नंबर है, ठीक है। चलिए सी पे आते हैं हम। सी मतलब क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू n, नेचुरल नंबर है और x इज लेस देन 2, तो ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब बताओ मुझे a b और c, तो a हो गया ये, b हो गया नल सेट और c हो गया 1, तो इनमें से कौन इक्वल सेट्स हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू c, ये एक ही होगा, a इज इक्वल टू c। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस, ओके। डिसाइड सेट a एंड b, तो यहाँ पे आपका भाई साहब डिसाइड सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, तो ए क्या है, इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर एक ही है 2, तो ए की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अभी बी का वैल्यू क्या है, देखो बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। अब इसको अलग से सॉल्व कर लो, देखो 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13 है, तो 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 प्लस 1, दैट इज हाउ मच 14, तो 7x की वैल्यू हो गई 14, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 बाई 7 दैट इज 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे b की वैल्यू क्या लिखेंगे 2, क्या ये समझ में आ रहा है, तो क्या यहाँ पे a और b बराबर है, give reasons for your answer, so therefore a is equal to b, why, because they have the same elements, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, इनमें से कौन से एम्प्टी सेट्स है, देखो, ठीक है। तो आप भाई साहब पहला वाला सेट ले लो, ये सेट हो गया a इज इक्वल टू a सच दैट a इज अ नेचुरल नंबर, a आपका क्या है भाई साहब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। नेचुरल नंबर भाई साहब आपका स्टार्ट ही होता है कहां से 1 से, तो नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0 तो होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ नल सेट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या अपन ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दिस इज बेसिकली अ नल सेट। चलिए इसमें आते हैं, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू दी हुई है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आप यहाँ पे ले लो भाई साहब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0, तो एक्स की वैल्यू हो गई 0, है ना। क्या 0 एक एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे b इज इक्वल टू 0, तो क्या b नल सेट है, नहीं, जब तक एक भी एलिमेंट रहेगा चाहे वो 0 ही सही, तब तक वो उसको नल सेट नहीं बांध सकते, तो ये नल सेट नहीं होगा, ठीक है। अभी आते हैं भाई साहब किसमें, c is equal to x such that 5x minus 2 is equal to 0 and x is equivalent to natural numbers, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बोलो 5x minus 2 is equal to 0, तो 5x की वैल्यू क्या हो गई 2, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5। अभी मुझे बताओ क्या 2/5 एक नेचुरल नंबर है, नो इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे देयरफॉर c इज इक्वल टू दिस, और c is इक्वल टू 5। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा पार्टी, क्लियर है, क्लियर है, ओके। मैं चाहता हूं एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आप कल करके आइए, वी विल डू सम्स फ्रॉम देम जो आपसे नहीं बने, बुक तो मिल गई होगी, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया।